वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग के बारे में। आज हम देखेंगे आपका कि जब एक स्प्रिंग को आपको कंप्रेस किया जाता है या स्ट्रेच किया जाता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड होती है वो कितनी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम आपका एक सेटअप ले रहे हैं। इस सेटअप में आपका हम इस तरह से मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है आपका, इसमें हमने एक स्प्रिंग ले लिया है इस तरह से, और स्प्रिंग के साथ में हमने एक मास को अटैच कर दिया। ठीक है, एक मास m को हमने यहां पर ऐसे अटैच किया है और ये आपका रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ ये लगा हुआ है। ओके, और ये जो हमने सरफेस इमेजिन किया है ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस इमेजिन किया है, मतलब यहां हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ओके, और ये जो स्प्रिंग है आपका इस समय रिलैक्स्ड कंडीशन में है। रिलैक्स कंडीशन में होने का क्या मतलब है कि ये आपका नहीं कंप्रेस किया गया है, नहीं आपका ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। ओके, सो नाइदर इट इज कंप्रेस्ड नॉर इट इज स्ट्रेच्ड, और ये आपका रिलैक्स कंडीशन में यहां पर है, और इसको हम आपका स्टार्टिंग पोजीशन मानेंगे। ठीक है, स्प्रिंग का आपका। ओके, तो इस जगह पर हम मान के चलेंगे कि अभी स्प्रिंग को आपका डिस्प्लेस नहीं किया गया है अपने इक्विलिब्रियम या रिलैक्स पोजीशन से, तो इस जगह को हम x इक्वल टू 0 कह देते हैं। ठीक है, और इसको हम पोजीशन नाम दे देते हैं आपका a। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम आपका ये स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। मान ले हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचा। जब हम इसको फोर्स लगा के आपका ऐसे खींचेंगे तो ये आपका स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए स्प्रिंग आपका स्ट्रेच्ड हो गया और मास आपका यहां पर आ गया, मतलब इतना वो शिफ्ट कर गया। ठीक है, ये आई होप आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम लाइन एक बनाई है, इससे कितना वो आगे डिस्प्लेस हो रहा है वो आपका नजर आ सके। तो यहां पर आपका x इक्वल टू 0 है, जैसा यहां बताया ये x इक्वल टू 0 पोजिशन है। इससे ये आपका आगे हमने मान लो ये सेंटर मान लेते हैं, इतना डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आपका इतना पर्टिकुलर x हमने डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट आपका किधर हुआ है, टुवर्ड्स राइट। हमने इसको खींचा है। ठीक है, स्ट्रेच किया, इधर फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचा। ना आप जानते हैं इन केस ऑफ स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग को आप ऐसे बाहर की तरफ खींचेंगे स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाने लगेगा और ये वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा। इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करना चाहता है, ये वापस से अपने पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है, फिर से पाना चाहता है। तो ये जो स्प्रिंग है जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको बाहर की तरफ खींच के हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, वो वापस वहीं आना चाहेगा। ठीक है, उस प्रीवियस स्थिति को पाना चाहेगा, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। स्प्रिंग के केस में हम उस रीस्टोरिंग फोर्स को आपका स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, उसको नाम हम दे देते हैं स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग के केस में लग रहा है। सो रीस्टोरिंग फोर्स एक जनरल टर्म है आपका, यहां पर हम स्प्रिंग के केस में उसको स्प्रिंग फोर्स कह देते हैं। ठीक है, एक चीज यहां से क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला फोर्स वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो बॉडी को आगे डिस्प्लेस किया है, ये वो वाला फोर्स है जो स्प्रिंग के अंदर लग रहा है। स्प्रिंग लगा रहा है और बॉडी को वापस लाना चाह रहा है। पॉइंट बी पे हमने उनको स्ट्रेच कर दिया था, उससे वो वापस ए पे लाना चाहता है। ठीक है, जो भी आपने डिस्प्लेस किया वो वापस लाना चाहता है, तो ये स्प्रिंग फोर्स यहां लग रहा है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 था तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लग रहा था। ठीक है, पर इस केस में अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो हम बोलेंगे कि x पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा पॉजिटिव है तो जो स्प्रिंग फोर्स हम है ये आपका डायरेक्शन से ही दिखता है, दैट विल बी नेगेटिव। सो ये आपका सेटअप हो गया जब आपका स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया। ना एज पर हुक्स लॉ आपका इन दोनों में एक रिलेशनशिप है। सो एज पर हुक्स लॉ हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि Fs जो आपका स्प्रिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका Fs आपका स्प्रिंग फोर्स है, ये आपका माइनस ऑफ के एक्स हो जाता है। इसको मैं अभी वेक्टर फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिव साइन क्यों है। ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन आप मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस साइन यहां पे शो हो रहा है। एंड व्हाट इज दिस के? ये के क्या है? ये के आपका कहलाता है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये बेसिकली स्टिफनेस को बताता है। ये स्टिफनेस को बताता है कि आपका जो स्प्रिंग है वो कितना स्टिफ है। अब देखिए सिंपल सा एक बात बताते हैं, अगर आपका जो स्प्रिंग है, आपने देखा होगा कई सारे स्प्रिंग बहुत टाइट होते हैं, स्टिफ होते हैं, मतलब उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको स्ट्रेच करने के लिए। और सिमिलरली कुछ स्प्रिंग आप देखेंगे काफी सॉफ्ट होते हैं, उनको आप हल्का सा फोर्स लगा के भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो, ठीक है। उनके रिलैक्स पोजीशन से आप डिस्प्लेस कर सकते हो थोड़ा सा भी फोर्स लगा के। तो जिनमें के का वैल्यू लार्ज होता है, ठीक है, जिनका के का वैल्यू आपका लार्ज होता है वो आपके स्टिफ होते हैं, तो उनमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेस करने के लिए। और जिनमें आपका के का वैल्यू कम होता है वो आपके सॉफ्ट होते हैं और उनको आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेस करने के लिए। यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड पार्ट ले लें, ओनली दी मैग्नीट्यूड, तो हम कह सकते हैं Fs इज इक्वल टू के एक्स। अभी मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं बिकॉज यहां सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना चाहता हूं। तो हमारा के हो जाता है Fs बाई एक्स, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा यूनिट भी इसका देख सकते हैं, ऐसा यूनिट आ गया आपका फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। सो दिस इज न्यूटन पर मीटर, आपका ऐसा यूनिट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का हो जाता है, ठीक। सो ये स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि ये जो के वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्प्रिंग के स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इतनी ये हमें फोर्स मिल गया, ठीक है, ये फोर्स हमें मिल गया जो आपका स्प्रिंग में लग रहा है, ठीक है, और जो उसको वापस ले जाना चाहता है, ठीक है। पर हमारा काम तो अभी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को निकालना। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमारा रास्ता वर्क डन के थ्रू जाता है, तो हम उस वर्क डन को निकालना चाहते हैं। चलिए तो हम वर्क डन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां पर जब हम वर्क डन की तरफ बढ़ रहे हैं आपका, तो ये चीज हमें जो मिला है इसको हम साथ में रख लेते हैं, दैट F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये हमारे साथ रह गया। और अब हम निकालना चाहते हैं वर्क डन। पर अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम वर्क डन निकालने वाले हैं बाय स्प्रिंग फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो कितना वर्क कर रहा है पहले हम उसको निकालते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स जो आपका Fs है ये कितना वर्क कर रहा है पहले हम इसको निकाल के देखते हैं, ओके। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो ये आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं है। सो ये जो Fs है ये आपका एक वेरिएबल फोर्स है, इट इज वेरिएबल फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, तो इट इज ए वेरिएबल फोर्स। तो क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है तो क्या हम वर्क डन निकालने के लिए, अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई कितना वर्क डन होता है, क्या डायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं ओके वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या सिंपली जो हम फॉर्मूला जानते हैं F डॉट S या Fs cos थीटा, क्या इनका हम इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं अगर हम वर्क डन निकालना चाहें? क्योंकि हमें तो वर्क डन निकालना है, फोर्स हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर देते हैं kx इंटू एक्स को और निकाल देते हैं वर्क डन। क्या ये करना सही होगा? पर ये करना सही यहां नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये जो वर्क डन या ये जो फॉर्मूला है आपका, ये यूज होता है फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। जब फोर्स आपका कांस्टेंट हो, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे हो, या एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस आप यूज कर सकते हैं जब आपका ये जो एफ है ये कांस्टेंट फोर्स, पर जैसा हमने अभी बात किया ये एक्स पे डिपेंडेंट है, सो ये वेरिएबल फोर्स है। तो हम ये फॉर्मूला यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे अप्लाई कर सकते हैं अगर कांस्टेंट फोर्स हो, कोई कांस्टेंट फोर्स का केस आए तो ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहां हम इस्तेमाल इसे नहीं कर सकते क्योंकि यहां हमारे सामने एक वेरिएबल फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, ये हम जब इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमें निकालना है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ये हमें निकालना है, या वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो इसके लिए हम आपका क्या करेंगे कि आपका वेरिएबल फोर्स वाला जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमें पता है, दैट फॉर्मूला इज एफ डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ। दिस इज द फॉर्मूला वी आर अवेयर ऑफ। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका एक फोर्स जो एफ है वो एक वेरिएबल फोर्स, तब हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ डी एक्स, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम आपका फोर्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं इसका इस्तेमाल करके। तो f को पुट कर देते हैं, ये हो गया आपका xi टू xf। ओके, अभी मैं xi xf का वैल्यू कुछ पुट नहीं कर रहा हूं, अभी एज इट इज उन्हें अभी रहने दे रहा हूं, बाद में हम इसको पुट करके देखेंगे। तो f का फॉर्मूला हो गया या वैल्यू हो गया माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, वर्क डन आ गया आपका, के बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आपका हो जाएगा, और लिमिट आपके लग गई एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ के, पहले अपर लिमिट को पुट कर दिया एक्स एफ स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स का स्क्वायर बाई टू। अब ये माइनस को अगर हम यहां पर अंदर लें तो हमें वर्क डन मिल जाता है, वर्क डन वी गेट एज के इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, या इसको मैं सेपरेट ही कर देता हूं आपका हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ये हमें वर्क डन मिल जाता है, ठीक। सो इस फोर्स को लेके, स्प्रिंग फोर्स को लेके अगर हम वर्क डन निकालें तो इतना वर्क डन हमें मिल जाता है ड्यू टू दिस वेरिएबल फोर्स। तो ये इसमें क्योंकि ये वेरिएबल था हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इसी चीज को हम एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। यही जो हमें रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट हम एक दूसरे तरीके से भी पा सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, डायरेक्टली हमने इस्तेमाल कर दिया। रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रिजल्ट को मैं यहाँ लिख देता हूं सो दैट हमें जो आगे रिजल्ट मिले उससे हम कंपेयर कर सके, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक है। ये वर्क डन हमें मिल जाता है, इसको मैं डब्ल्यू एस कर देता हूं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ये काम कर रहा है ना। सेम चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हम ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला है ना, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल आपका नहीं करते हैं इन केस ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स। पर अगर हम ऐसा माने, ठीक है, ऐसा हम माने कि ये जो बॉडी है ये ए पोजीशन पर है, इसको हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए मूव करा रहे हैं, वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कराते हैं। ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस के लिए फोर्स को हम कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे तो ये फोर्स वेरिएबल है, पर अगर इस बॉडी को बहुत ही छोटा डिस्टेंस, हम छोटा डिस्टेंस dx मूव कराएं तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा फोर्स चेंज नहीं होगा। वो इतना छोटा डिस्टेंस है कि उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। सो इट कैन बी टेकन एज कांस्टेंट फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो उसी चीज का अप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, जहां डिस्प्लेसमेंट आपका हुआ है वेरी स्मॉल डी एक्स, ठीक है। और क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो अब हम फोर्स जो एफ एस है इसको हम आपका
कांस्टेंट मान सकते हैं और ये कांस्टेंट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया xi to xf f dx, ये f आपका एक वेरिएबल फोर्स है, दिस f इज वेरिएबल। पर जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तब आप कहते हैं कि ये आपका कांस्टेंट फोर्स है, तभी आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हम इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तब f को पुट कर देते हैं -kx dx dw। ओके, सो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन xi टू xf, ठीक है, इनिशियल पोजीशन xi से xf तक हमने डिस्प्लेस किया, -kx dx। आप देख सकते हैं हम वहीं पर आ गए जो पिछले इंटीग्रेशन में हम आए थे। तो इसका भी सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा हाफ के xi स्क्वायर माइनस हाफ के xf स्क्वायर। सेम रिजल्ट पर हम पहुंच जाते हैं इस तरह से। तो यहां मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया कि आप डायरेक्टली ये जो वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी आप वर्क डन निकाल सकते हो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, या इस फोर्स को आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कांस्टेंट मान लो और फिर वर्क डन निकाल दो, तब भी आप उसी जगह पर चले आए। ठीक, सो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं इस चीज को हटा देता हूं और सीधे इस रिजल्ट पे चला आता हूं। तो हमें जो रिजल्ट मिल गया, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन जो हमें मिल गया, दैट इज हाफ के xi स्क्वायर माइनस हाफ के xf स्क्वायर। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है जो स्प्रिंग फोर्स ने किया, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग फोर्स ने ये वर्क डन किया है। ये जो वर्क डन है ये आपका दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। xi इनिशियल पोजीशन है, xf आपका फाइनल पोजीशन है। तो हमें पता है जब कोई फोर्स ऐसा वर्क करे कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, तो ऐसा जो फोर्स है आपका कंजर्वेटिव कहलाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा Fs है, जो स्प्रिंग फोर्स है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया वो वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कहां से शुरुआत हुई, कहां जाके आपका डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ, उन पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन। तो जब कोई भी फोर्स वर्क करे और वो वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करे, तो ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, सो एक चीज अलग से इंफॉर्मेशन में हमें मिल जाती है कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स Fs है आपका, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ना अब हम लिमिट को थोड़ा देख लेते हैं। ओके, जैसा हम डायग्राम पे अगर आ जाए तो हमारा जो xi है स्टार्टिंग, दैट इज 0 है ना। स्टार्टिंग हम कितना ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। और b पॉइंट, मान लीजिए हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको दे रहे हैं, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो इसको मैं xm कर देता हूं। ठीक है, सो सपोज ये a पॉइंट से b पॉइंट तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, तो आपका जो xf है ये आपका xm, m रिफर्स टू मैक्सिमम। ठीक, सो इनिशियली वो यहां था, इक्विलिब्रियम या रिलैक्स पोजीशन में था, इस समय डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब ये डिस्प्लेस हो गया है कितना? xm से। तो इस चीज को यहां अगर मैं पुट करूं तो हमारा ws आ जाता है xi, ये पार्ट 0 हो जाता है, पूरा ये 0 हो जाएगा, और xf को xm कर दिया तो -12 के xm स्क्वायर। ये हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मिलता है, -kx xm स्क्वायर। अब हमें तो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हुआ। तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है वो होती है बिकॉज हम इसको कुछ वर्क कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच करने में हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल बॉडी कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी कर रहा है इसको स्ट्रेच करने में। तो हम निकालना चाहते हैं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क, ध्यान देना, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, स्प्रिंग नहीं, जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहा है,
वो जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, स्ट्रेच करा रहा है, वो फोर्स कितना वर्क कर रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं कि वो जो फोर्स वर्क करेगा वो इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट करेगा। स्प्रिंग फोर्स इसको वापस लाना चाहता है और ये इसको बाहर ले जाना चाहता है, तो वो इसके अपोजिट वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा आपका, वो हो जाएगा इसके अपोजिट, माने हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक है, इतना वर्क डन आपका हो जाएगा ड्यू टू दैट एक्सटर्नल बॉडी जो इसको स्ट्रेच कर रहा है। और यही वर्क डन जो आपका है दैट गेट स्टोर्ड एज दी आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस बॉडी में स्टोर हो जाए। सो यहां पर जब वो रिलैक्स्ड है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, पर जैसे ही वो स्ट्रेच करके आपने यहां लाया तो पोटेंशियल एनर्जी यहां हो जाएगी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, इसके बराबर पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करते हैं ना, इस चीज को हम ऐसे आगे स्ट्रेच करते हैं, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये वर्क करने लगता है। जो वर्क ये करता है, ये वर्क में होता क्या है, इस वर्क में ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी के डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और इस पोजीशन पे जाके, ध्यान देना मैं बात कर रहा हूं ए से बी की, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और जब वो बी पे पहुंचेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स करता है। तो स्प्रिंग फोर्स इस पे वर्क करता है और उस वर्क के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है वो आपका होता है हाफ के एक्सएम स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।